24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सामान्य सी फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। यात्रियों के लिए ये बस घर लौटने की एक साधारण यात्रा थी। कोई छुट्टियों से लौट रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई काम के सिलसिले में सफर कर रहा था। विमान में लगभग 180 लोग मौजूद थे। हर कोई अपनी सीट पर बैठ चुका था और कुछ ही देर में विमान रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में विमान आसमान में उठ चुका था और नीचे काठमांडू शहर छोटा होता जा रहा था। केबिन के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर बादलों को देख रहा था, तो कुछ लोग आराम से सो चुके थे। लेकिन उसी विमान में 5 ऐसे लोग भी बैठे थे जो चुपचाप पूरे केबिन को देख रहे थे। वे सामान्य यात्रियों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार एक दूसरे से मिल रही थी, जैसे वे किसी सही पल का इंतजार कर रहे हों। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सामान्य उड़ान इतिहास की सबसे खतरनाक हाईजैक घटनाओं में से एक बनने वाली है। उड़ान को लगभग 40 मिनट हो चुके थे जब अचानक केबिन के बीच की सीट से एक आदमी खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक तेज हथियार था। कुछ ही सेकंड के अंदर बाकी 4 लोग भी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उनके हाथों में चाकू और हथियार जैसी चीजें थीं। अचानक पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी उन लोगों में से एक ने जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई भी अपनी सीट से नहीं उठेगा, क्योंकि अब यह विमान उनके कब्जे में है। पूरा केबिन कुछ ही सेकंड में खामोश हो गया। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एयर होस्टेस को मजबूर किया गया कि वे कॉकपिट का दरवाजा खुलवाएं। जैसे ही दरवाजा खुला, एक आतंकवादी सीधे अंदर चला गया और पायलट के सामने खड़ा हो गया। उसने पायलट को आदेश दिया कि विमान का रास्ता बदल दिया जाए और इसे भारत से बाहर ले जाया जाए। उस पल से ये सिर्फ एक सामान्य फ्लाइट नहीं रही थी, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुकी थी। विमान को सबसे पहले भारत के अमृतसर में उतारा गया। भारतीय अधिकारियों ने कोशिश की कि किसी तरह समय लिया जाए ताकि कोई बचाव योजना बनाई जा सके, लेकिन हाईजैकर्स बहुत सतर्क थे। उन्होंने तुरंत चेतावनी दी कि अगर विमान को ज्यादा देर रोका गया तो वे यात्रियों को नुकसान पहुंचा देंगे। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था और अंत में विमान को फिर से उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया। अब विमान आसमान में भटक रहा था और उसका अगला रास्ता पाकिस्तान की ओर था। यात्रियों के लिए हर मिनट बेहद डरावना बन चुका था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कई घंटों तक ये खतरनाक यात्रा चलती रही। आखिरकार विमान को दुबई में उतरने की अनुमति मिली, जहां कुछ यात्रियों को छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये डरावना सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद हाईजैकर्स ने पायलट को आदेश दिया कि विमान को अफगानिस्तान के शहर कांदाहार ले जाया जाए। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण था। विमान कंधार एयरपोर्ट पर उतर गया और अब सभी यात्रियों की जिंदगी पूरी तरह आतंकवादियों के हाथ में थी। हाईजैकर्स की मांग साफ थी। वे चाहते थे कि भारत सरकार उनके साथियों को जेल से रिहा करे। इन मांगों में सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर। अगले कई दिन बेहद तनाव में गुजरे। विमान एयरपोर्ट पर खड़ा था और अंदर बैठे यात्री हर पल डर में जी रहे थे। बाहर पूरी दुनिया की निगाहें इस संकट पर टिकी थी। भारत सरकार के सामने बहुत कठिन फैसला था। एक तरफ निर्दोष यात्रियों की जान थी और दूसरी तरफ आतंकवादियों की मांग मानना भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लगातार बातचीत और तनाव के बाद आखिरकार एक फैसला लिया गया। कुछ आतंकवादियों को रिहा किया गया और बदले में सभी यात्रियों को सुरक्षित छोड़ने की शर्त रखी गई। 31 दिसंबर 1999 को आखिरकार वो पल आया जब बंधकों को आजाद कर दिया गया। यात्री विमान से बाहर निकले और कई लोग रोते हुए जमीन को छूकर शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि वे मौत के मुंह से वापस लौटे थे। लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई। आखिर कैसे सिर्फ 5 लोग इतने बड़े विमान को हाईजैक करने में सफल हो गए? कैसे वे सुरक्षा जांच को पार कर पाए और क्या इस घटना को रोका जा सकता था? इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैकिंग आज भी दुनिया की सबसे चर्चित विमान घटनाओं में से एक मानी जाती है।